नमस्कार, आप देख रहे हैं जन चेतना। मैं हूं आपके साथ मलकीत सिंह। मैं बाइक से इंडिया टूर कर इंडिया की सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति दिखाता हूं, प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक वीडियो लेकर के आया हूं। हमारे साथ श्री कर्णपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप जी बिश्नोइया, आइए इनसे बातचीत करते हैं। और ये भी एक प्रेरणादायक शख्स है, ताकि वो युवाओं को कुछ इनसे जो प्रेरणा है वो मिल सके। संदीप जी, जन चेतना में स्वागत है आपका। नमस्कार मलकीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत जो है धन्यवाद, जो देख रहे हैं सभी को बहुत धन्यवाद। संदीप जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताओ, आपका जन्म दिनांक और स्थान कौन सा है? जी, मेरा जो जन्म स्थान है वो राइसनगर में कालड़ा हॉस्पिटल में जन्म हुआ था। 25 अगस्त 1992 जो है वो मेरा जन्म तारीख है। जी जी। एक्चुअली थोड़ा जो डॉक्यूमेंटली है वो 2/7/1992 है। जी जी। और कालड़ा हॉस्पिटल राइसनगर में हुआ था। वैसे हम लोग जो है पदमपुरा, सूरतगढ़ के अंदर पदमपुरा गांव है, वो मेरा नेटिव प्लेस है। ठीक है। और तो आपके माता पिताजी उस समय कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे? पापा मेरे सन 1990 से प्राइवेट बस जो लोकल एरिया में जाती है, जैसे छोटी दूरी पर जाती है, 40-50 किलोमीटर दूरी जाती है, जी जी, संगीता से सूरतगढ़ गांव की तरफ चलने वाली बसों में प्राइवेट कंडक्टर हुआ करते थे। ठीक है। और वर्ष 2019 तक उन्होंने प्राइवेट बसों में जो है कंडक्टर और ड्राइवर का काम किया है। ठीक है। माताजी गृहिणी है मेरी। ठीक है। और हम लोग उस टाइम में 3 PPM गांव में रहा करते थे। पिताजी का शुभ नाम और माताजी का शुभ नाम? मेरे पापा का नाम श्री शेषकर्ण जी पूनिया है जी। माताजी का नाम चावली देवी है। जी जी। क्योंकि उनसे रूबरू, उनका नाम भी लेना, उनसे रूबरू कराना जरूरी है, जिसने इस हीरे को पैदा किया है। जी, ये देन तो उन्हीं की है ना। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो पूरा जीवन है वो उन लोगों को समर्पित है। जी जी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे माता पिता की बदौलत हूँ। जी जी। और आज भी जो है मेरे पापा जो है अभी 2020 तक उन्होंने बसों में काम किया। उसके बाद में वो अभी जो है छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम और वो करते हैं। उसके अलावा जो हमारे ज़मीन है उसमें जो एग्रीकल्चर का काम भी वो देखते हैं। जी जी। तो खूब एक्टिव रहते हैं। और मेरे पापा के साथ में बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं होकर के अभी हम बहुत अच्छे मित्र भी हैं एक तरीके से। तो परिवार की बात करें, उस समय कितने सदस्य थे परिवार में? जी, मैं मेरे घर में सबसे बड़ा हूँ और एक मेरी छोटी बहन है। जी जी। मेरे से 7 साल छोटी है वो। जी। और हम दोनों जॉब में हैं। ठीक है। ममता नाम है उसका। तो 2 आप बहन भाई हो गए, 2 मम्मी पापा हो गए, 4 सदस्य। 4 सदस्य, बिल्कुल। तो संदीप जी, अगर अपने जाति धर्म की बात करें तो किससे बिलोंग करते हो? जी, मैं हिंदू धर्म में बिश्नोई जाति से जो है संबंध रखता हूँ। और गोत्र में पूनिया जो है हम हैं। जी जी। और कि भाई यही है कि भाई हिंदू धर्म में मैं कहूँ कि भाई भारतीय है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जी जी। संदीप जी, बचपन की बात करें तो कैसा रहा आपका? देखिए, सबसे पहले जो मैं गांव में रहते थे, हम 3 PPM ढाणी में रहते थे। जी जी। एकदम सबसे आखिरी छोर की ढाणी हमारी थी। ठीक है। तो उस ढाणी में से जब मुझे समझ है, जो मुझे याद है, वो हमने एक झोंपड़ी के अंदर स्कूल चलता था। हरबंश जी गोदारा के घर के पास में न्याल जी गोदारा का मकान, उन दोनों के बीच में एक झोंपड़ी होती थी। और उस झोंपड़ी में एक कमरा टाइप था और उसमें स्कूल था। जगदीश जी डाबी हमारे गुरुजी थे। ठीक है। और शुरुआत हमने वहां से की थी, मैंने पढ़ाई के रूप में। और कुछ ज्यादा अच्छे, मतलब कि इंटेलिजेंट बच्चों में नहीं थे, बस जस्ट कि स्कूल नहीं। मैं शिक्षा की बात, तो अगला सवाल रहेगा मेरा। मैं बचपन की बात कर रहा हूँ भी। बचपन कैसा रहा? आनंदित रहा या किस तरह का रहा? देखा जाए तो बचपन जो है ना, बच्चा जो अभाव में रहा या अभाव में रहा, निश्चित रूप से अभाव में रहा। लेकिन देखिए कि भी एक बच्चे का जो उत्साह होता है ना, तो आप समझिए कि भी आज आप किसी भी 1-1.5 उम्र के व्यक्ति को पूछेंगे तो वो अपने बचपन को याद करेगा। जी जी। तो बच्चों का जो उत्साह होता है ना, वो उसको कोई आर्थिक जो तंगियां होती है वो उसको उत्साह के लेवल को कम नहीं कर सकते। तो उसी रूप में देखा जाए तो मैं बहुत शरारती बच्चों में था और उत्साह और उमंग बहुत था। अगर आप आर्थिक आधारों पर पूछना चाह रहे हैं तो बहुत जो है, हमने एकदम कच्चे मकान से शुरुआत की हुई है। 1 कमरे का कच्चा मकान हुआ करता था ढाणी में। जी जी। और वो भी मेरे पापा मम्मी ने मतलब अपने हाथों से बनाया था। वो ईंटें भी उन्होंने घर पे मतलब पहले बना करके, कच्ची मिट्टी की ईंटें हाथ से ईंटें बनाई। ईंटों से, उन ईंटों से गारे का मकान बनाया था। एक ही कमरे का मकान था, खुद ने बनाया उन्होंने। छत उसकी घास फूस की थी, खुद का ही बनाया था।
ठीक है। तो अब शिक्षा की बात करें तो आपने कहाँ से शुरुआत की और कहाँ तक की और कैसे कैसे की? तो 3 पीपीएम में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक कमरे का झोपड़ी नुमा ऐसे जी, था जी। स्कूल, उसके अंदर हम जाते थे। और जी, जी। मुझे जो याद है, हंसराज गुरु जी और जगदीश जी डाबी 2 अध्यापक मुझे शुरुआती दौर के याद है। जी, जी। और वहां से मैं चौथी क्लास तक पढ़ा। मैं 5वीं के अंदर सन 1998 के आसपास पापा जी और सूरतगढ़ आ गए थे। जी। उसका कारण भी ये था कि भी उन्हें बसों में जाना होता था, तो वो जो है पदमपुरा जाते थे तब भी वो बहुत दूर था और सुबह जल्दी रूट में निकलना होता था। उनकी बसें सूरतगढ़ से संगीता 3-4 रूट लगाया करती थी। ठीक है। तो काफी मुश्किल होती थी। सन 1998-99 के आसपास हम लोग जो है सूरतगढ़ आ गए थे। 5वीं क्लास में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के अंदर मैं पढ़ा। ठीक है। 5वीं से लेकर के 8वीं तक। ठीक है। और एकदम से बिल्कुल गांव देहात का बच्चा था, हिंदी भी बोलनी आती नहीं थी मेरे को। जी। और फिर उसके बाद में 9वीं क्लास मैंने नवीन आदर्श से की, क्योंकि प्रत्येक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। जी, जी। और तत्समय नवीन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल सूरतगढ़ का सबसे टॉप स्कूल था, जिसमें मेरिट होल्डर हुआ करते थे। 8वीं मेरिट परीक्षा हुआ करती थी। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल था नवीन आदर्श था, लेकिन मैं उसमें जो है एडजस्ट नहीं कर पाया। जी। क्योंकि मेरे को मतलब मैं बता रहा हूँ, हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश आना तो दूर की बात है, कुछ भी पढ़ाई नहीं आती थी उतनी ज्यादा। जी, जी। तो कि भाई 9वीं क्लास में नहीं एडजस्टमेंट हो पाया। फिर मैं 10वीं क्लास में मैंने स्कूल फिर चेंज किया, शारदा स्कूल में चला गया मैं। जी। वो स्कूल मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वहां पर मैं 2nd डिवीजन बाय ग्रेस पास हुआ मैं। जी। और फिर उसके बाद में फिर मैंने स्कूल चेंज किया और गीता ज्योति स्कूल से मैंने 11वीं 12वीं की। जी। उसी टाइम मैंने जो है बीएसटीसी की एंट्रेंस एग्जाम दे दिया था। ठीक है। लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ, और चयन नहीं होने की वजह से मैंने डिग्री कॉलेज सूरतगढ़ में बीसीए के अंदर जो है वो ले लिया उसमें। और 3 महीने बाद में मेरा वेटिंग में चयन हुआ और मैं कोटा चला गया। तब तक आप समझिए कि भाई बहुत ही एकदम ऑन एन एवरेज से बिलो स्टूडेंट था मैं। ठीक है। बिलो स्टूडेंट भी नहीं कह सकते, बाय ग्रेस। और मतलब इस तरीके से होम साइंस, पंजाबी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट ले लेके पास हुए कि भी चलो पास हो जाएं, कम से कम पास होने के लाले पड़े हुए थे। जी, जी। फिर उसके बाद में कोटा चले गए, बीएसटीसी में वेटिंग में हो गया। तो काफी सारी चीजें देखी वहां पर। बच्चा सुबह से शाम तक, क्योंकि वो कोटा एजुकेशन का हब है। जी, जी। तो वहां पर देखा कि बच्चे जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो पढ़ते हैं, किताबें लेकर के जा रहे हैं और सब चीजें पूरे बस पढ़ ही पढ़ रहे हैं। आप समझिए कि भी पढ़ाई का माहौल है वहाँ पे, चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो आपका पढ़ाई का है। प्रत्येक बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, जी। और हमारे पास के कमरे में कुछ बच्चे रहते थे, वो संस्कृत शिक्षा का कोई एग्जाम दे रहे थे और हमने देखा कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि उन बच्चों का चयन नहीं हुआ। और उस एक बात ने मतलब मेरे को जोर के रख दिया कि भाई अगर इन बच्चों का इतने पढ़ने से भी नहीं हुआ तो हमें इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो सन 2008 में मैंने पढ़ना प्रारंभ किया। उसके बाद में समझिए 2011 तक बीएसटीसी की, और फिर मैं वहां से पहली बार मैंने टेट का एग्जाम दिया। टेट के एग्जाम में मतलब मेरे 120 में से 108 नंबर आए थे, यानी बहुत बेहतरीन नंबर में से थे। और उसके बाद में मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, वो भी पास हो गया, लेकिन दौड़ में रह गया मैं। ठीक है। उसके बाद में मैंने पटवारी का एग्जाम दिया, 127वीं रैंक थी, 118 पोस्टें थी, वो पॉइंटों से रह गया मैं। ठीक है। फिर 2012 जून में मैंने परीक्षा दी टीचर की, और पूरे जिले के अंदर जो है 9वीं 10वीं रैंक थी मेरी। फिर मैंने 4 साल तक जो है गवर्नमेंट टीचर के रूप में 21 जीबी स्कूल में सेवाएं दी मैंने, सरकारी पद पे। यस। ठीक है। लेवल 1 का मैं टीचर था, पहले से 5वीं तक के स्कूल के अंदर मैंने सेवाएं दी। ठीक है। उसके साथ ही यानी कि आप समझिए 2008 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो तब से ही मैंने आरएस की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है। और जब मैं टीचर लग गया तो उसके बाद में मैं आरएस की तैयारी करता रहा। आरएस के एग्जाम दिए मैंने, 4 बार मुख्य परीक्षा लिखी हुई है, 5 बार मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास की हुई है, क्योंकि एक बार पेपर लीक होने की वजह से वो कैंसिल हो गया था 2013 वाला। तो 5 बार मैंने आरएस मुख्य परीक्षा पास की हुई है, और 4 बार मैंने 5 बार मैंने प्रारंभिक परीक्षा पास की हुई है, और 4 बार मैंने मुख्य परीक्षा के एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है। उसके साथ ही आरएस का एग्जाम 2016 में था, और उसी टाइम जो है ये नगर पालिका के अंदर भर्ती आई थी आरआई आरओ ईओ की। ठीक है। उसमें एग्जाम दिया, और 2016 में मैं जो है नवंबर में मैंने आरआई का पद अनूपगढ़ नगर पालिका में ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट टाइम यहीं पे था। जी जी। और 2016 से फिर मैं 2018 तक मैं आरआई के पद पे अनूपगढ़ में रहा। ठीक है। और उसके बाद में आप देखिए कि 2019 से लेकर के लगातार मैं नगर पालिका शासी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ।
ठीक है। तो संदीप जी, मेरे जानकारी में ये भी आया कि आप अभी तक भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आरएएस की तैयारी आपने बताया अभी भी कर रहे हैं, पिछले दिनों भी आप ईओ की परीक्षा देने गए थे। जी जी, मैं आपको बताऊं कि भाई अभी तो एट ए टाइम जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं उतनी तैयारी नहीं कर रहा हूँ परीक्षा किसी एग्जाम की। मैंने लास्ट हाल ही में एक ईओ का एग्जाम दिया था। आप बड़े मतलब ये बात बड़ी मजाक वाली बात हो जाएगी। जी जी। ईओ रहते हुए कोई ईओ का एग्जाम कैसे देगा? जी जी। एक्चुअली ये जो भर्ती थी ये कम से कम 4-5 साल हो गई इसको। ठीक है। जिस दिन मैंने फॉर्म डाला था उस टाइम में पद, मेरा मूल पद रेवेन्यू इंस्पेक्टर था। ठीक है। और मैं ईओ के रूप में कार्यरत हूँ 2019 से, मैंने आपको बता दिया, अगेंस्ट उसके पद के। ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं फिर ईओ ही काम करता रहा। ठीक है। मैंने परीक्षा भी दी, अनूपगढ़ ईओ रहते हुए मैंने ईओ का एग्जाम पास किया था और बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था। ठीक है। आरएस की परीक्षा मैंने लास्ट टाइम 2020 में दी थी। ठीक है। उसके बाद आरएस की तैयारी नहीं की और लास्ट परीक्षा जो मैंने तैयारी करके दी थी वो 2023 में ईओ की दी थी। ठीक है। और वो मेरा पेपर पास हो गया था। अभी जो ये हाल ही में वो भी पेपर जो है वो कोई प्रॉब्लम की वजह से निरस्त कर दी थी भर्ती, एग्जाम रद्द कर दिया था। दोबारा वो पेपर हुआ था, वो बिना तैयारी के मैंने भी दिया था, लेकिन तैयारी नहीं कर रहा मैं अभी। नहीं, जब आपने 2023 में बताया आपने पेपर दिया था तो उस समय आपकी शादी भी हो चुकी थी, आप जॉब भी लगे थे, दोनों परिस्थितियों में आप पढ़ाई करते थे। न केवल तैयारी तो की होगी ना? न केवल शादी हो चुकी थी बल्कि 2 बिटिया भी है मेरे, जिसमें एक बिटिया तो 2016 के अंदर हुई थी, वो जो अभी 8 साल। क्योंकि एक तो शादीशुदा आदमी को और एक नौकरी करने वालों को दोनों इन परिस्थितियों में तैयारी करनी, पढ़ाई करनी बहुत ही मुश्किल है। मिल्कित जी बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, परिवार की जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो आप की देखिए कि भाई वो जिम्मेदारियां भी आपको निभानी है। उसके अलावा आपको पता है अनूपगढ़ नगर पालिका के अंदर काम की बहुलता रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ का ईओ फ्री रह सकता है। जी जी। तो वहां पर एज ए ईओ मैंने काम करते हुए ईओ की तैयारी की थी और फिर पेपर पास किया था। बहुत अच्छे नंबरों से पेपर पास हुआ था मेरा। जी जी। 120 में से 108 नंबर थे मेरे, 7 या 8 मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि लास्ट की जो आंसर की जारी नहीं की उन्होंने, लास्ट की फाइनल आंसर की जब उन्होंने संशोधन किया था ऑब्जेक्शन मांगने के बाद में। जी जी। उससे पहले मेरे 106 नंबर थे, लेकिन उसके बाद में 107-8 नंबर थे मेरे। ठीक है। और मेरे जानने वालों में से नगर पालिका में मतलब ईओ रहते हुए तो मैंने ही पास की थी। तो संदीप जी, आज आप किस पद पर कार्यरत हैं और कहाँ पे हैं? मैं सदस्य अधिकारी के रूप में श्री कर्णपुर नगर पालिका में कार्यरत हूँ 17 अक्टूबर 2024 से। जी जी। और सदस्य अधिकारी के रूप में जी। शिक्षा के बारे में तो संदीप जी आपने बताया, इसके अलावा कोई शौक भी रहे हैं आपके बचपन से लेकर आज तक? शौक देखा जाए तो जब मनुष्य जब जन्म लेता है ना, उसके साथ उसके शौक भी जन्म लेते हैं। बहुत सारे शौक रहे हैं जी। मतलब बचपन में मैं पहले दिन से ही बहिर्मुखी प्रतिभा के रूप में रहा हूँ। मतलब मैं इंट्रोवर्ट नहीं रहा, एक्सट्रोवर्ट था मैं। जी जी। तो मतलब जैसे काचगोली खेलना, मतलब जो माचिस की डिब्बी आती है उसकी ताश खेलना, ऐसे मतलब क्रिकेट तो कभी नहीं खेला जीवन में, लेकिन फिर भी मतलब बाहर के जो गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, वो खेले। जी जी। शौक की बात की जाए तो जब समझ पड़ी उसके बाद से एक शौक रहा और वो था पढ़ाई का। ठीक है। गेम्स में मैं मतलब जो है रनिंग करता हूँ मैं। ठीक है। बहुत टाइम तक रनिंग की मैंने, 4-5 साल तक रनिंग की थी। जब मैं पुलिस की तैयारी कर रहा था तब 10 किलोमीटर की दौड़ लगाया करते थे हम। ठीक। बैडमिंटन खेलता हूँ मैं। ठीक है। फिल्मों का बहुत शौक है, रात भर जाग करके फिल्में देख लेते हैं कई बार। तो मतलब जैसे अब तो मोबाइल पे बहुत इजीली अवेलेबल है। ठीक है। देखिए, शौक मेरा हर चीज का शौक है कि भाई जब आप किसी कार्य को करते हैं, देखते हो किस प्रकार की फिल्म देखते हो आप? मैं हॉलीवुड फिल्में देखता हूँ और थ्रिलर टाइप की फिल्में देखता हूँ, सस्पेंस थ्रिलर फिल्में। ठीक है। और ताकि उससे कुछ सीखने के लिए मिले। हाँ, जैसे 007 है और टेक्नोलॉजी उसके अंदर बहुत अपग्रेड लेवल की होती है। मतलब एक हाई लेवल की जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में हैं। जेम्स बॉन्ड की है, मिशन इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी फिल्में देखते हैं। ठीक है। संदीप जी, कहते हैं हर एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। तो आपके जीवन साथी की बात करें तो उनका क्या नाम है, शादी कब हुई और उनका शौक क्या रहा? मेरी शादी 2015 में हुई थी। मेरी पत्नी का नाम कोमल है और जब हमारी शादी हुई थी तब हम दोनों अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। और मेरी मिसेस की पत्नी वो भी अध्यापक है सरकारी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लेवल 1 के अध्यापक हैं। जी जी। सामान्यतः ये हमारी सोसाइटी में एक तरीके से एक ही जॉब नेचर के अंदर ज्यादा ऐसे शादियां होती है। जी। और निश्चित रूप से मेरे जीवन में प्रत्येक, जब आप समझिए कि अगर आप परिवार में अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको सहयोग है, जी जी,
अगर उनका मनोबल साथ में है, उनकी किसी भी तरीके से उनका हर संभव सहयोग है, तो आप किसी भी जो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा ही मेरे साथ रहा है और बहुत ज्यादा अच्छा मतलब उनके साथ में मतलब मेरा तालमेल रहा है। 10 साल हो गए हमारी शादी को। जी जी। 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी बेटी का नाम प्रतिभा बिश्नोई है और छोटी बेटी का नाम जो है भव्या बिश्नोई है। ठीक है। तो संदीप जी, जैसा कि आपने बताया आपकी धर्मपत्नी भी सरकारी पद पर कार्यरत है, आप भी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, अमूमन जो है ट्रांसफर होते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 2012 में टीचर लगा, उससे लेकर के 2016 तक मैं अक्टूबर नवंबर तक मैं टीचर रहा, तो मैं विजयनगर था। जी जी। मैडम जो है यहाँ पर थे अनूपगढ़ के पास में, तो कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, हम रामसिंहपुर में रहा करते थे। जी जी। उसके बाद में पहली पोस्टिंग मेरी एज ए RI जो है अनूपगढ़ में हुई। ठीक है। उनकी अनूपगढ़ में पोस्टिंग। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं एज ए EO राजनगर रहा। ठीक है। 2 साल तक विजयनगर भी रहा, एडिशनल चार्ज रहा मेरे पास में। सूरतगढ़ भी एडिशनल चार्ज रहा मेरे पास में। ठीक है। तो ज्यादा वर्किंग डे के अंदर ऐसा है कि भाई हम वर्किंग प्लेस पे हैं और उसके बाद में शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार रविवार को छुट्टियां होती है, तो सॉरी, तो छुट्टियों में इस तरीके से मतलब कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब जैसे 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, ठीक है, तो कई बार बच्चे आ जाते हैं, कई बार हम लोग चले जाते हैं, और ऐसा कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बीच में आप बीकानेर भी तो रहे और चूरू साइड में भी ट्रांसफर हुआ था। हाँ, वो एक्चुअली जब लास्ट ईयर जब 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, तो इस बार जो है नगर पालिका के जितने EOs थे जिन्होंने एक जिले के अंदर 3 साल से ज्यादा बिता लिए हैं जी, उन लोगों का ट्रांसफर किया था। तो मेरा ट्रांसफर हो गया था भरतपुर। ठीक है। तो भरतपुर थोड़ा ज्यादा दूर था और बहुत सारी चीजें दिक्कतें थी, और इस वजह से ट्रांसफर हमने रावतसर ले लिया। ठीक है। रावतसर नगर पालिका में मैं 5 महीने तक अच्छे अधिकारी रहा। ठीक है। फिर उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ गए, तो जो लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है उससे बाहर कर दिया। ठीक है। तो फिर मैं बीकानेर नगर निगम में रहा मैं। ठीक है। और उसके साथ साथ डूंगरगढ़ नगर पालिका का EO भी रहा मैं। ठीक है। वहां पर मैंने 17 अक्टूबर 2024 तक मैंने सेवाएं दी। ठीक है। और उसके बाद में मैं नगर पालिका श्री कर्णपुर में शासी अधिकारी के रूप में कंटिन्यू कर रहा हूँ। संदीप जी, अनूपगढ़ में ये भी चर्चा है भी, मतलब संदीप जी काफी माइंडेड हैं, तो RI रहते हुए भी EO भी आपसे राय लेता था। देखिए, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है निश्चित रूप से, परंतु क्योंकि ये अनूपगढ़ में चर्चा है, ये भी काफी पढ़े लिखे हैं, काफी बुद्धिजीव हैं, एक बुद्धिजीव में आपकी जो है वो गिनती होती है। मैं फिर कहूंगा ये धन्यवाद आपका इस बात के लिए। और बाकी देखिए कि भाई माइंडेड का मतलब ये है कि भाई एक तो आप जो भी विभाग के सर्कुलर निकल रहे हैं, जी जी, आप उससे अपडेट रहिए। जी जी। जितने भी प्रकार के नियम, निर्देश, परिपत्र, आदेश, अधिनियम, अधिसूचना, नियम जो भी हैं, आप उससे अपडेट रहेंगे तो आप लाभान्वित होंगे। जी जी। इसके अलावा आप लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। जी जी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि 2023 तक मैं तैयारी कर रहा था। जी जी। तो नगर पालिका EO के पेपर की परीक्षा की तैयारी करेंगे तो नगर पालिका की जितनी योजनाएं हैं, नगर पालिका का जितना नॉलेज है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी जी। तो आप समझिए कि भाई वो तो डेफिनेटली मतलब टिप्स पर होता ही है कि भाई जब 2016 में आपने RS की 4 बार RS की तैयारी की है, और फिर मतलब बताया मैंने आपको 2008 के बाद में इतनी तैयारी की कि फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो संदीप जी, जब मेरा ऐसा मानना है, जब हम पढ़ाई करते हैं उस समय हमारा बचपन होता है, बचपन में बुद्धि नहीं होती है, अमूमन ये धारणा है। तो बचपन जब हम स्कूल में जाते हैं उससे हमें शिक्षा जरूर मिलती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि कब मिलती है? जब हम बड़े हो जाते हैं, दुनियादारी देखते हैं, बुद्धि उसके बाद आती है, यानी कि शिक्षा छोड़ने के बाद आती है बुद्धि। जी, ये हर एक आदमी को नसीब नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जैसे कि अभी एक मीम्स चलते हैं कई के, जो अकल है ना वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। भी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि देखिए 1992 में मेरा जन्म तारीख है, 2012 में मैं जॉब लग गया, यानी कि 19 साल जस्ट कुछ मतलब होते ही मैं जॉब लग गया। जी जी। और आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस टाइम तक मेरी सेवाएं हो चुकी है राजकीय सेवा के अंदर। मैं 13 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है। जी जी। 33 ईयर ओल्ड में 13 साल की मेरी राजकीय नौकरी हो चुकी है। जी जी। मैंने मतलब जगह जगह कम से कम 10 जगह मैं EO रह लिया, RI रह लिया, टीचर रह लिया, और पहले दिन से हम संघर्षशील रहे। जी। मैं कोटा में रहा, जयपुर, जोधपुर, ये मतलब तो समझिए कि भी जब आप मैन टू मैन अलग अलग लोगों से, अलग अलग नेचर के लोगों से, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति के लोगों से, अलग अलग जाति धर्म के लोगों से मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ
बेहतर आएगी, आपको जी। ज्यादा मतलब जो है आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो और ज्यादा अच्छे पायदान को प्राप्त करेगी। क्योंकि संदीप जी हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है कि पढ़िया है कड़िया नीगा, ठीक है ना। तो मैं ये बात, क्योंकि ये मैंने बात अपने आंखों से देखी है। अब मेरे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, शिक्षा तो नहीं है लेकिन बुद्धि तो है उनके पास। वो तो बिना पढ़ाई के आई है ना, बुद्धि थी तो ही हमें यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि हम भी खेत में रहते थे। इसको बुद्धि कहते हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं कि जो सामाजिक समझ है ना, जी जी इंटेलिजेंस जो आईक्यू है और ईक्यू दोनों में वो फर्क होता है। जी जी तो कि भाई आप परसेंटेज ज्यादा लेके आ रहे हैं तो ये आईक्यू आपका बेहतर है। जी जी लेकिन आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, लोगों को हैंडल कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, तो ये ईक्यू है। जी जी ये ईक्यू ज्यादा आपको कामयाब बनाता है सामाजिक जीवन के अंदर, प्रशासनिक जीवन के अंदर, ये आप में है निश्चित रूप से। जी जी संदीप जी, भविष्य की क्या प्लानिंग आपकी, किस पद पर हम देखेंगे आपको? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे आप काफी समय से मेरे से परिचित है, जब मैं अनूपगढ़ रहा तब से हम लोग टच में हैं। जी जी तो अनूपगढ़ में जब मैं आ रही था, जी जी तो जितने भी अतिक्रमण तोड़ने का कार्य जो सबसे जटिल होता है, जी जी वो मेरे द्वारा किया गया। चाहे आप भले ही ये अम्बेडकर चौक से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की रोड का मामला ले लीजिए, जो हमने 80 फुट रोड का निर्माण किया था, जबकि ये अम्बेडकर चौक तक की आनी थी रोड। जी जी या उसके अलावा प्रेमनगर कच्ची बस्ती की मामला ले लीजिए, तो ये एक तरीके से हमने टिपिकल काम भी किया। जी जी प्रशासन के अंदर बात की जाए तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है हमारे टाइम में दुगना तिगुना हो गया। जी जी उसके अलावा अनूपपुर में जब मैं ईयू रहा तो हमने नेशनल लेवल तक एक योजना का हमने पहले क्रिएट किया, उसके बाद में उसका प्रचार प्रसार एंड उसकी वोटिंग, और उसके बाद में महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से हम जीते। जी जी करणपुर नगर पालिका में रहते हुए मैंने यातायात पार्क का इनोवेशन किया, उसके बाद में जो है उसको भी वो भी अब नेशनल लेवल पर जीत गया है। जी जी आपको मैं बता दूं, ये बहुत बधाई की बात है। जी वो जीत गया है, और न केवल जीत गया है बल्कि उसका अभी जो है उसका सम्मान भी करणपुर नगर पालिका को मिलना है। जी जी माननीय मंत्री महोदय मनोहर लाल जी धनखड़ साहब से। जी जी इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने बेहतरीन किया। जी जी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब एक ठहराव आ गया है जिंदगी में जी कि भाई अब हम परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। जी जी इस जॉब में हमारे प्रमोशन होते रहेंगे। जी जी इसमें इंटरनल एग्जाम होते नहीं है कि भी आप जल्दी से जल्दी और आगे बढ़ जाएं, वो टाइमली जब होना है तब होना है। जी जी तो हम इसी सेवा में बेहतरीन करेंगे। अभी कहाँ देखेंगे अपने आप को, ये तो हम भविष्य काल के में किसने देखा है। जी जी लेकिन इस जॉब में अधिशासी अधिकारी के पद पर रहते हुए हम अपना बेहतरीन 100% देंगे। सभी जगह दिया है, देते रहेंगे। नहीं, जॉब से हटके भी कोई माइंड है? अब आदमी की कोई इच्छाएं होती है या रिटायरमेंट के बाद, या इससे हटके कुछ माइंड में है, कुछ करना चाहते हैं आप? जी, मैं सोशल रहा हूँ हमेशा से। जी जी मैं बिल्कुल जो है, जैसे जब मैं टीचर था तो मैं बच्चों को नवोदय की तैयारी करवाया करता। जी जी आप समझिए कि वो मेरी जॉब का पार्ट नहीं है। जी जी और जब मैं तैयारी करवाता था जी जी तो वो बच्चे नवोदय में चयनित हुए। आज वो 12th के बाद में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी जी वो बच्चे आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं। जी जी 15 साल हो गए उस बात को। ठीक है। वो जुड़े हुए हैं। मैं सोशल हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मैंने सेवा भारती में बहुत सारा टाइम दिया है, उनके हर इवेंट में मैं शामिल होता रहा हूँ। जी जी इसके अलावा जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हम उसमें मैं उपस्थित होने का और उनके साथ में जो मैं कर सकता हूँ, जो एक वंचित तबका है जिसको जरूरत है किसी बात की, मेरी जो है ये धारणा रहती है कि मैं उनको किसी भी तरीके से अगर रिलीफ दिला पाऊँ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ऑल, जैसे भी कर पाऊँ, तो वो मेरा एक है कि भाई जब मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं वो सोशल एक्टिविटी करने में अपनी जो इच्छाएं जारी करता हूँ। ठीक है संदीप जी, क्योंकि मेरे सवाल का अभी जवाब पूरा मिला नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हुआ अभी तक। आप दोनों सरकारी जॉब में हैं और बुद्धिजीवी भी हैं आप, और जन चेतना आपसे कोई बड़ी उम्मीद करता है अनूपगढ़ के लिए। देखिए, अनूपगढ़ के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है आपकी। अब क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है कि आप अनूपगढ़ के निवासी हैं, अपना निजी मकान बना रखा है, उम्मीद है आप यहीं पे ही रहेंगे ताउम्र, इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उससे लिहाजे से जो जन चेतना बड़ी उम्मीद कर रहा है आपसे, भले रिटायरमेंट के होने के बाद करो चाहे आप। जो आप सुनना चाह रहे हैं वो अभी हम जिस प्रशासन में हैं, अभी उस दायरे में अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है कि कोई आदमी किसी राजनीति में जाए या उस तरीके के फील्ड में जाए तभी कुछ बेहतर कर पाए, ये जरूरी नहीं है। आप निश्चित रूप से कि भाई मतलब बिना किसी पद के भी, बिना किसी चीजों के भी कर सकते हैं बेहतरीन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है
कि टीचिंग करते हुए नवोदय की तैयारी कराना ये मेरा काम नहीं था। ठीक है। नगर पालिका ईओ रहते हुए हरित बगिया बनाना ये मेरा काम नहीं था। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 1686 नगर पालिकाओं को पछाड़ करके आप टॉप आओ ये मेरा काम नहीं था। बेसिकली कोई आदेश नहीं था। ठीक है। यातायात पार्क बनाओ ये मेरा काम नहीं था। ठीक है। मेरा कहने का सेंस ये है कि भाई आप कर सकते हो। ठीक है। सेवा भारती में जा रहा हूँ या किसी भी बच्चों के फील्ड में जा रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है। और वो कोई पद भी नहीं है, पद के हिसाब से भी नहीं जा रहा। ठीक है। तो निश्चित रूप से समाज सेवा करते रहेंगे, पॉलिटिक्स का भी कभी कभी नहीं सोचता है। संदीप जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपके माइंड में जरूर है कोई बड़ी प्लानिंग, लेकिन आप गोपनीय रखना चाहते हैं। तो अनूपगढ़ में जब पद स्थापित थे तो आप मेरे मित्र ही नहीं, मेरे छोटे भाई भी हैं। तो उस नाते शहर हित में हम दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत काम किया था। स्टेडियम के निर्माण में काफी सहयोग किया आपने, और अब हमने एक वो नया जो प्लांट भी चलाया था जिसका आधा काम भी आपने करवा दिया था। खेतों में आए, नगर पालिका में आगे खेतों की खुशबू जो 27 से चौक से लेकर के होमगार्ड तक अपना प्लानिंग थी हरियाली करने की, वो बीच में रुक गया। तो ऐसे कुछ समान जो काम है वो पेंडिंग भी पड़े है। तो दोबारा कब उम्मीद करें भी अनूपगढ़ नगर पालिका यू के पद पे आप आएंगे और वो जो पेंडिंग काम है और भी हम अनूपगढ़ को जो है आगे लेके जाएंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है। मतलब जब मैं ईओ था तो समय समय पर आपसे बातचीत होती रहती थी। जैसे मान लो चाहे झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं उनके लिए पानी की बहुत से काम किए, चाहे पानी की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे उसके अलावा जो स्टेडियम के अंदर ट्रैक बनाने की बात हो, या पेड़ पौधे भारतीय विकास परिषद के साथ मिलकर गार्ड रूम बनाया था, पीछे शौचालय बनाया था, दीवारों को ऊंचा किया था, बहुत काम किया आपने। उसके अलावा यहाँ गार्ड की व्यवस्था की कि भाई 3 शिफ्ट में 24 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी दे वो। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की थी कि जो बच्चे हैं, हाँ, जो स्कूल है, मॉडल स्कूल है, हाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उन बच्चों के लिए एक बात हो जाए। उसके अलावा घूमने के लिए भी हाँ, ये बात हो जाए। साइकिल ट्रैक की भी बात हुई थी हमारी, है ना? जी जी। ये 2 ट्रैक के काम थे। तो कहने का भाव ये है कि भी चीजें चलती रहती है। मतलब कभी न कभी निश्चित रूप से अब ये नहीं तो कुछ अच्छा हुआ, वो नहीं तो कुछ अच्छा हुआ, कभी न कभी ये चीजें भी होगी। और दूसरी बात की भी रही बात अनूपगढ़ शासी अधिकारी के पद पे पद स्थापित होने की, तो ये सरकारों के काम है। वो जैसा चाहेंगे, जैसे आदेश हमें देंगे, उस तरीके से हमें सेवाएं देनी है। जी जी। आज करणपुर में अगर कल को वो अनूपगढ़ लगाते हैं तो यहाँ सेवाएं देंगे, परसों कहीं और लगाते हैं तो वहां सेवाएं देंगे। तो ये तो राज्य सरकार के काम है, वो जहां हमें कहेंगे उस रूप में हम सेवाएं देंगे। जी संदीप जी, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं परिवार के बारे में कम सोचता हूँ, शहर हित के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया था, जो मॉडल स्कूल के सामने जो दोनों तरफ खाली जगह पड़ी है, कम से कम इसको नापे तो 1 मुरबा जगह बनती है, यहाँ पे हरियाली करने का मैंने आपको सुझाव दिया था और आपने उस पर तुरंत कार्य भी शुरू किया था। ये तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कोई चीज बताने का मजा तब आता है जब हाथों हाथ उस पर कार्रवाई हो, है ना, काम जारी हो। ऐसे किसी को फिर वो राय देने का जब फायदा भी नहीं है ना। तो आपने उसको सफाई भी करवाती थी, और सफाई करवाने से वो काफी सुंदर लगने लग गया था। जब आपने लोडर लगा के सफाई करवाई ना उसकी, मैं रोज वहां से जाता था, क्योंकि मेरा वही रास्ता काफी सुंदर लगने लग गया। उसके बाद आपने खड्डे भी खुदवाए, वहां तक काम हो गया। तो उसके बाद में पेंडिंग पड़ा था, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और वो पेंडिंग काम भी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी कभी सिरे चढ़ेगा। उसके बाद कुछ और भी, उसके बाद मैंने कुछ और भी सोचे हैं, जैसे तिरंगा लगाना है बड़ा ऊंचा, एक वो सेल्फी पॉइंट का भी मैंने सोच रखा है। इस तरह के और भी काफी काम हैं। जी मलकीत जी, मैं आपका धन्यवाद जो है स्वीकार करता हूँ, और उस धन्यवाद के साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए कि कई बार जन सहयोग का जन सैलाब ऐसे आता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम भारतीय विकास परिषद के इस योगदान को कभी भी कम नहीं आंक सकते। जी जी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी जी। वैसे ही कि भी देखा जाए तो ये पद पर रहते हुए कोई भी अधिकारी या कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं एक रेजिडेंट भी हूँ यहाँ का। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम मुझसे भी पहले कोई कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो फिर कभी जो है सरकार ने चाहा या कोई अगर आना हुआ तो जरूर करेंगे। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट की बात कर रहे हो, तो हमने अभी कर्णपुर में आसरा ट्रस्ट के साथ में मिलकर के एक बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बनाया। और मजेदार बात यह है जी जी कि वो सेल्फी पॉइंट वहां बनाया है जहां पर कचरे का डंपिंग पॉइंट था मेन मुख्य बाजार के अंदर। जी जी। तो वहां बना देना में बनाया है आपने? बिल्कुल, वो आसरा ट्रस्ट ने बनाया। हमने जितना सहयोग नगर पालिका को करना था वो किया है हमने। ठीक है। एक तो हमने कचरा पॉइंट हटा दिया वहां पर, नगर पालिका के मैं सहयोग की बात कर। ठीक है। तो देखिए, जो कर्मचारी 50 फुट पे कचरा डाल रहा था और फिर वहां से वो ट्रॉली में उठ रहा था, जी जी, अब वो कर्मचारी 200 फुट पे लेके जा रहा है। जी जी। तो ये भी एक आप समझिए कि भाई ये हमारा नगर पालिका का। जी जी। फिर वो जगह जो है वो सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है, वो नगर पालिका द्वारा उनको अलॉट कर दी गई। जी जी।
इसके अलावा कुछ झूले हैं, चाहे कोई भी चीजें हैं, मतलब वो आप कम दरों पर उनको दिला रहे हैं, झूले उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो दिला रहे हैं, पानी का कनेक्शन दिला रहे हैं। जी जी कुल मिलाकर के नगर पालिका ने उनको हर एक कदम पर उनका सहयोग किया। जी जी तो कचरे को जो है वो वेस्ट टू वेल्थ जी जी तो हमने तब्दील कर दिया, तो वो ज्यादा मायने रखता है। आप कहीं भी ऐसी अच्छी जगह बना देंगे सेल्फी पॉइंट, उससे ज्यादा बेहतरीन वो है कि कचरे पॉइंट की जगह आपने सेल्फी पॉइंट बना दिया। तो निश्चित रूप से मुझे आज भी याद है कि भी आपकी ये मांग थी कि भी अगर कभी संदीप जी आएंगे तो सेल्फी पॉइंट बनेगा। तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई हम उम्मीद कर सकते हैं अच्छी कि भाई मेरे आने से पहले ही कोई और अधिकारी जो है ये कर दे। संदीप जी आपको पता है मैं बाइक से पूरा इंडिया घूम के आया हूं, तो इंडिया में मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी है। मेरा मकसद भी यही था, बहुत से मकसद थे जिसमें एक ये भी था, बहुत सी चीजें मैं देख के आया हूं। तो मैं ये चाहता हूं वो चीजें मेरे शहर अनूपगढ़ में भी हो, इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें सोच रखे। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है मैं पत्रकार भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। स्थानीय लोग भी कुछ समस्या मुझसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए हैं बोली के, तो वो मुझसे उम्मीद रखते हैं तो मेरे को कहते हैं। तो मेरे पास लंबी लिस्ट है अभी, तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ जिस दिन मेरा भाई सीट पे बैठेगा उस दिन मैं आपका ये काम जरूर करवाऊंगा। बहुत से लोगों को अभी मैं आपको बताता हूँ, 15 दिन पहले की बात है, ये 2 नंबर स्कूल है, कोई नहीं माफ कीजिएगा 6 नंबर स्कूल है प्रेम नगर में। तो उस मैडम ने मेरे को कई समस्याएं बताई है, तो उसको भी मैंने ये कहा भी ये जो 2-3-4 चीजें बताई उसने गंभीर समस्याएं हैं, मैं को जिस दिन मेरा भाई सीट पे बैठेगा उस दिन मैं गारंटी शुदा आपको ये करवा के दूंगा। मलकीत जी बिल्कुल आपकी उम्मीदें जो है, विश्वास है, हम पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन जो है वो सीट पर आदमी बदलते हैं, प्रशासन के अंदर कोई न कोई रहता है वहां पर। जी जी तो अगर इस तरीके की समस्याएं हैं तो अगर मौजूदा प्रशासन को भी आप अवगत कराएंगे तो मुझे नहीं संदीप जी बिल्कुल आपकी बात सही है, आदमी जरूर रहता है, सीट जरूर रहती है, सीट जब जाती नहीं है। लेकिन मैंने पहले क्या हुआ कहा वहां जाता जहां पे उम्मीद हो, ठीक है ना, ऐसे कहने का फायदा नहीं है। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, मैंने कह के देखा भी है, सभी को ही देखा है कह के, तो उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता अभी। तो अब तो मैं फोन भी नहीं करता और मेरा मन भी नहीं करता का, क्योंकि जब मैं इतना बड़ा सुझाव देता हूं अगर उस पे काम नहीं होता है तो अब मैंने सेल्फी पॉइंट का, अब आप मैं बता दूं जो सेल्फी पॉइंट की मैंने मांग किया, क्या ये गलत है? मैंने बहुत ऑल इंडिया में बने हुए हैं और मैंने उसकी जो प्रार्थना पत्र है वो भेजा है, मौजूदा ईओ को भेजा है, वायरल भी किया है, न्यूज भी लगवाई है। वो बना तो नहीं ना अभी तक, कम से कम 4 महीने पहले की बात है। मलकीत कई बार क्या होता है कि कार्यों की प्रायोरिटी जो है वो उस हिसाब से तय होती है। ठीक बात है कि भाई अलग अलग प्रकार से। और आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, मैंने जब ये ग्रुप के अंदर डाला, ओम जी चुका है हमारे पत्रकार भाई हैं, उनका चला के मेरे पास फोन आया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। उनका चला के फोन आया कि मलकीत जी आप बहुत अच्छी मांग है आपकी, आप मेरे को न्यूज बना के भेजो, मैं मेरे अखबार में लगाऊंगा, क्योंकि कुछ हम अखबार में लगाएंगे तो ही प्रशासन ध्यान देगा इस ओर। तो सभी साथियों ने, पत्रकार साथियों ने उसकी न्यूज भी लगाई, इतना उसको वायरल किया, मतलब अनूपगढ़ वासियों ने भी उसको सराहा भी बहुत अच्छी मांग है। लेकिन 4 महीने से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जी जी मैं समझ सकता हूं और उम्मीद करते हैं कि भी जल्द ये काम हो, और अगर कभी हमारा आना हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी, क्योंकि ये बहुत से मामले हैं ऐसे, एक मामला मैंने आपको बता ही दिया जो ताजा मामला है और बड़ा मामला है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, और बहुत बार अवगत करवाया, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारा तो आपके बगैर किसी को मन कहने को भाई के बगैर है ना, और भी अगर कोई हमारा ये देखिए प्रशासन में मतलब जो है ना, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कार्यों की प्रायोरिटी थोड़ी सी डिसाइड करने में वो देर लग सकती है, फिर भी आपकी उम्मीदों पर हम पूरा खरा उतरेंगे। हाँ, उम्मीदें जुड़ी हुई है ना आपके प्रति, जैसे आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई है उस प्रकार हमारी भी आपसे कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई है, भले ही वो शहर एक में है लेकिन उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। देखिए कुल मिलाकर के बात ये है कि हम प्रत्येक भारतीय ना अंतिम जो रूप से है ना भारत को ही जो है वो सशक्त बनाना चाह रहे हैं। जी जी और ये समाज सेवा के छोटे छोटे काम कर देने से ही मतलब जो है आप समझिए कि ये भारत जो है आज चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में आ गया। तो निश्चित रूप से आप भी सामाजिक सरोकार कर रहे हैं, हम पद पे रह के कर रहे हैं और करते रहेंगे, बेहतरीन करेंगे, मिल करके करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद संदीप जी, आपने जी बहुत धन्यवाद है। और मलकीत जी मैं आपको कहना चाहूंगा आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जी जी और जो आपने ऑल इंडिया का टूर किया बाइक से, ये बड़ा एक कठिन और जटिल कार्य था। जी जी और सभी समस्याओं को सामना करते हुए आपने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, और न केवल भ्रमण किया बल्कि आपने हमें भी साक्षात रूप में दिखाया। जी जी मैं आपकी सारी वीडियो देखता था। ठीक है, तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।
और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और भी हमें जो है अच्छी चीजें देखने को मिलेगी आपके माध्यम से। जी जी। तो जनचेतना इंडिया टूर के को सारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद, आपको बहुत साधुवाद है। जी जी। और धन्यवाद। तो उसमें संदेश जी कुछ आपने जैसा बताया, मैं हर एक वीडियो देखता हूँ, कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे क्योंकि आप तो बुद्धिजीव हैं, बुद्धिजीव हैं। हाँ जी, देखिए मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि भाई आप अपने उस टूर को जो है ना वो एक उसमें देखिए कि भी आप सेपरेट कर लीजिए। जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक चीजें दिखा रहे हैं, कल्चरल ऐतिहासिक चीजें दिखा रहे हैं, जी जी। तो आप उस टूर की एक चेन बना लीजिए। जी जी। अगर आप प्राकृतिक चीजें दिखा रहे हैं, जैसे आप हिमालय की श्रृंखलाओं की चीजें दिखा रहे हैं, आप घाटियां दिखा रहे हैं, मैदान दिखा रहे हैं, नदी दिखा रहे हैं, तो आप उसकी श्रृंखला बना लीजिए। जी जी। तो निश्चित रूप से देखिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई आर्ट लवर होता है, कोई हिस्ट्री लवर होता है। तो ये जितना जो प्यार करने वाले होते हैं, कोई संस्कृति से प्यार करता है, कोई प्राकृतिक से प्यार करता है, कोई बड़ी बड़ी इमारतों से प्यार करता है। जी जी। तो उस तरीके के जो क्राइटेरिया होंगे तो और ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे और ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। जैसे मुझे प्रकृति पसंद है, जी जी। बहुत सारे और लोगों को हो सकता है इतिहास पसंद हो, दुर्ग पसंद हो, किले पसंद हो, बावड़ियां पसंद हो। अपनी अपनी चॉइस होती है, दर्शक की अपनी अपनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग प्रकार के लोगों को और भी चीजें देखने को मिलेगी। जी जी। तो निश्चित रूप से हम आपको जो है उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से हम देखते रहेंगे इन चीजों को। हम तो नहीं जा सकते, लेकिन वही है कि भाई आप जाते रहते हैं तो हमें आपके माध्यम से देखने का मौका मिलता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुझाव भी बहुत दिया और इस पे भी मैं गौर करूंगा। तो ये हमको कोई आप संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि सही बात है, ये जो वो एक सुपर 30 करके शायद फिल्म बनी थी, उसमें ये कहा था कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा जी, राजा वो बनेगा जो काबिल होगा। जी जी। और आप समझिए कि उस एक कच्चे कमरे से जिसकी ईंटें पहले बनाई गई हाथों से, जी जी। फिर उन ईंटों को गारे से लीप करके एक कमरा बनाया गया। जी जी। उसमें आप भी मदद करते थे? मैं तो बहुत छोटा था, ठीक है, बाद खेती बाड़ी करवाते थे? उस जगह से उठ करके हम जो है आज ऐसी स्टैंड पे हैं कि पूरे शहर का एक प्रशासन देखना बड़ी बात है, मुझे ये लगता है। जी जी। वहां पहुंचे कि केवल किताबों के दम पर हुआ है। जी जी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी जी। आपके सामने बहुत बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा नशा है। जी जी। दूसरी बड़ी बाधा मोबाइल है। जी जी। तीसरी बड़ी बाधा आपका जो उत्साह का लेवल है ना, उमंग होती है। जी जी। जैसे आप देखते हैं बाइक बहुत तेज गति से चला रहे हैं। जी जी। मतलब कुछ भी समझिए कि वो चाह रहे हैं कि यूं चुटकियों में हो जाए। नहीं, धैर्य रखिए, निरंतरता रखिए और मेहनत कीजिए। ये किताबें, अगर आप जो है राजा के घर में पैदा नहीं हुए हैं और राजा बनना है, जी जी, आदेश देने वाला बनना है, आदेश लेने वाला नहीं बनना है और बेरोजगार नहीं रहना है, जी जी, तो मेहनत कीजिए। जी जी। ये किताब आपको एक दिन राजा बना देगी। जी जी। निरंतरता रखिए, धैर्य रखिए और पेशेंस नहीं खोइए। जी जी। आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करें। तो युवाओं को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए? जो चीज है वो नहीं देखना चाहिए। आजकल युवा ये कहता है भी जो नौकरी है वो टफ बहुत हो गई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, तो लेकिन युवाओं का मानना है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर किसी भी परीक्षा में एक भी पद है ना, जी जी, तो उस पर एक व्यक्ति लगेगा। जी जी। मैं ये मतलब जो है ना इसको परिभाषित कर ही नहीं रहा कि कौन लगेगा। जी जी। आप तय कीजिए कि क्या वो आप एक हैं। जी जी। ये आपको तय करना है। जी। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात बताई। हमारे यहाँ पे विजय जी मीणा थे, सीआई साहब थे अनूपगढ़ में, तो वो भी मेरे मित्र थे। तो उन्होंने एक दिन बातों बातों में बताया कि मलकी जी कोई वैकेंसी निकली, उसमें एक पद था, ओनली फॉर एक पद। तो मैंने सोचा भी ये एक पद है, इस पे कोई तो लगेगा, कोई तो लगेगा ना उसमें। अगर कोई लगेगा तो मैं क्यों नहीं लग सकता। उन्होंने तैयारी की, उन्होंने वो एक पद हासिल करके दिखाया। देखिए, ये सब जगह होता है, जो मेहनत करेगा ना, जी जी, और लगातार करेगा। कोई ये सोचे मैं 2 महीने पढ़ लूं वो सब चीजें, और ये पढ़ाई की बात नहीं है। आप रोजगार की परिभाषा को समझिए इस बात में कि नौकरी, चलो हम तो नौकरी में आ गए, उस टाइम नौकरी का एक बहुत बड़ा पीक था। जी जी। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके दिमाग में है, आपको आपकी बहुत डिमांड है। जी जी। वरना देखिए कि भाई फिजिकली जो है ना, लोग अभी मजदूरी भी नहीं मिल रही है लोगों को, तो मेहनत कीजिए। वरना बेरोजगारी का आलम है ना, इंसान को खत्म कर देता है। जी। मेहनत करनी है, निरंतरता बनाए रखनी है, धैर्य बनाए रखना है। जी जी। और सफल होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जो नगर पालिका श्री कर्णपुर नगर पालिका के संदीप जी बिश्नोई, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपनी सफलता के बारे में बताया, और जो युवाओं को जो है अच्छा संदेश भी दिया। और मैं इस तरह के प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जन चेतना। धन्यवाद।